जो भी लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए 125 सीआरपीसी या फिर डीवी एक्ट का मुकदमा लड़ रहे हैं और ये मुकदमा लड़के वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि उन्हें कोई भी सही चीज बताने वाला नहीं है, कोई सही से गाइड करने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ही मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लीगल गाइडर फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। आप इस किताब को ले लें, ये किताब आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। कानून की बारीकियों को आप समझ पाएंगे, अपने केस को और अच्छे से जान पाएंगे, अन्य जो भी चीजें हैं आपके केस से संबंधित सारी चीजों को आप डिटेल में इस पुस्तक के माध्यम से समझ पाएंगे। अगर ये किताब आप बाई करना चाहती हैं तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 35वां पार्ट देख रहे हैं। ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 35वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर, इज इट अप्लीकेबल फॉर सेक्शन 24 इंट्री मेंटेनेंस टू। देखिए, जो भी 125 सीआरपीसी का इंट्री मेंटेनेंस के लिए आप आपत्ति लगाते हैं, ठीक वैसे ही आपको सेक्शन 24 के लिए भी जो हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस होता है उसके लिए भी आपत्ति लगानी होती है। फैक्ट वही रहता है, थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग में चेंज करना होता है। अगर आप किसी भी ड्राफ्टिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं तो जो मेरी बुक आ रही है लीगल गाइडर फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, आप लोग उसे ले सकते हैं। उसमें सारी ड्राफ्टिंग के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आप ड्राफ्टिंग के बारे में समझ सकते हैं और अपना ड्राफ्टिंग खुद कर सकते हैं, जिससे आपका केस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब वो अपने अगले कमेंट को लेते हैं। बहुत अच्छा सर, बुक में भी एग्जाम्पल के तौर पे जरूर डालें। जी हाँ, बुक में एग्जाम्पल के तौर पे सारे ड्राफ्टिंग को डाला गया है जिससे कि लोग ड्राफ्टिंग के बारे में समझ पाए, क्योंकि ड्राफ्टिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी केस में। अगर आप अपना ड्राफ्टिंग खुद करते हैं तो ऐसे में आप अपने केस में और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को लिख पाएंगे, बारीकियों को समझ पाएंगे। तो इसकी वजह से आपका केस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। होता यह है कि लोग क्या करते हैं कि वकील से बता देते हैं, जाके मौखिक तौर पे समझा देते हैं। ऐसे में वकील को आधा बातें याद रहती हैं, आधा भूल जाता है। फिर इधर उधर से करके एक बने बनाए ड्राफ्टिंग में वकील क्या करते हैं कि आपका भी ड्राफ्ट कर देते हैं मामले को और उसके बाद कोर्ट में लगा देते हैं। तो इससे आपको उतना फ़ायदा नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप खुद ड्राफ्टिंग करें और सारी चीज़ों को आप खुद लिखें तो ऐसे में आप सारी चीज़ों को अपने केस में डाल पाएंगे, अपने ड्राफ्टिंग में डाल पाएंगे। तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने की संभावना रहती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, आपका नंबर सेंड करो। मेरा नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। कोई भी वीडियो मेरी प्ले करेंगे तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख जाएगा, जो व्हाट्सएप का नंबर है। उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर 302 का आरोपी है और फरार चल रहा है और उसके नाम कोई अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या उसके दादा की प्रॉपर्टी को कोर्ट कुर्क करा सकती है जबकि आरोपी के पिता जीवित हों, दादा नहीं? तो देखिए, अगर उस व्यक्ति की जो फरार चल रहा है कोई स्व अर्जित संपत्ति है तब उसे कुर्क कराया जा सकता है। बाकी पैतृक संपत्ति जो है जब तक उसके नाम से नहीं आ जाती, यानी उसके दादा पिताजी की मृत्यु के पश्चात जब तक उसके नाम से नहीं हो जाती तब तक उसे कुर्क नहीं कराया जा सकता है। कुर्क में सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी, यानी जो एक्यूज होता है उसी के नाम से जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, सिर्फ उसी को कुर्क कराया जाता है। बाकी संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल और अचल। तो ऐसे में मान लीजिए जो संपत्ति, जमीन है, घर है, ये सब चीज़ें तो अचल संपत्ति के कैटेगरी में आती है। लेकिन कुछ चल संपत्ति होती है, जैसे गाड़ी हो गया, उसने कोई घर में सामान खरीदा है, ये सारी चीज़ें उसी की संपत्ति है। तो अगर ये सब उसकी संपत्ति है तो इन चीज़ों को भी कुर्क कराया जा सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं, चाहे चल हो चाहे अचल हो, अगर उसके नाम से जो चीज़ें हैं वही चीज़ें कुर्क कराई जाती हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। हेलो सर, माई सेकेंड क्वेरी इज, अगर वाइफ ने 498A का झूठा केस फाइल किया है जिसमें हस्बैंड दोष मुक्त कर दिया गया है, लेकिन डीवी में वाइफ ने कंपनसेशन और मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया हो, तो क्या 498A में दोष मुक्त हो जाने के बाद हस्बैंड उस कंपनसेशन के विरुद्ध में अपील करके वो कंपनसेशन वापस नहीं ले सकता या बंद नहीं करवा सकता? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, बंद कराया जा सकता है, वापस ले पाना इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। एक आध दो ऐसे जजमेंट आए हैं जिसमें वापस कराया गया है,
लेकिन मेरा ये मानना नहीं है, वापस कर पाना, ले पाना इतना आसान नहीं होता है ये चीज़ें। हाँ, बंद आप करा सकते हैं। बंद कराने के लिए देखिए, अगर 498A में वही आरोप लगा है जो डीवी एक्ट में लगा है, दोनों में सेम आरोप है। डीवी में ऑर्डर हो गया है और 498A में बाद में ऑर्डर आता है, तो ऐसे में डीवी का जो केस है उसमें आपको अपील करना होगा, रिवीजन डालना होगा। तो ऐसे में अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ बंद करना चाहिए, आरोप जो लगे थे झूठे आरोप लगे थे तभी आप 498A में बरी हुए हैं, तो ऐसे में जो आपका डीवी का केस चल रहा होगा जिसमें ऑर्डर हुआ है वो बंद हो सकता है, वो रिजेक्ट हो सकता है। अब वो अपने अगले कमेंट को देखते हैं। देखिए, दो इतने बड़े बड़े कमेंट ना कीजिए, मैं एक कमेंट का जवाब दे चुका हूं, इस कमेंट का जवाब मैं कल दूंगा, आप फिर से इस कमेंट को कल के वीडियो में पूछिएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, 498A में हस्बैंड को यदि 41A का नोटिस पर थाने बेल दे दे और अपनी डायरी में भी थाना बेल का बारे में लिख दे, तो क्या अब एंटीसिपेटरी बेल ले या रेगुलर बेल ले? क्या रेगुलर बेल उसी दिन मिल जाएगा कि जेल भेज दिया जाएगा? कोर्ट यदि थाने बेल दे दे और एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे और रेगुलर बेल में मेडिएशन फेल हो जाए तो जेल जाने से बचने का उपाय बताएं। तो देखिए, जो थाना होता है उसके पास बेल देने का पावर नहीं होता है, ना ही वो आपको रेगुलर बेल दे सकता है, ना ही एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है। तो थाने से कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बेल जब भी कराना होगा कोर्ट ही जाना होगा, बेल कोर्ट से ही होता है, थाने से नहीं होता है। तो देखिए, अगर आपको गिरफ्तारी का डर है तो ऐसे में आप एंटीसिपेटरी बेल लीजिए। यदि आपको लगता है कि पुलिस नहीं गिरफ्तार करेगी, आप बार बार पुलिस वाले से मिल रहे हैं, आईओ से मिल रहे हैं, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, तो ऐसे में गिरफ्तारी का डर नहीं है, क्योंकि उसे गिरफ्तार करना होता तो वो आपसे जब पहली बार मिलता तभी गिरफ्तार कर लेता। तो जब गिरफ्तारी का डर नहीं है तो ऐसे में कोर्ट में जाके आप रेगुलर बेल लीजिएगा। जब चार्जशीट लग जाएगी, चार्जशीट लगने के बाद आप रेगुलर बेल लीजिएगा। और बाकी जेल की जो बात है वो कल के वीडियो में, यानी कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम के 34वें पार्ट में मैंने कुछ डिटेल में चीज़ें बताई हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप वो चीज़ें समझ जाएंगे। कल के वीडियो में ही मैं बता चुका हूँ जेल के संबंध में, और बेल कैसे मिलती है उसकी प्रक्रिया भी बता चुका हूँ, उस वीडियो को देख के समझेंगे आप। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। लखनऊ अवस्थी कपल, शादी के 30 साल बाद 498A, वह देश की सभ्य महिलाएं और आवारा पति। यानी कहने का इनका मतलब है कि शादी के कोई अवस्थी कपल हैं जिनके शादी के 30 साल के बाद 498A का केस लगा है, और जो महिलाएं हैं वो सभ्य हैं और पति जो है वो आवारा हो चुके हैं। ये कमेंट कर रहे हैं आज के समाज के ऊपर। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अगर वाइफ 6 ईयर बाद 125 विड्रा करके दोबारा अलग स्टेट में न्यू एलिगेशन लगा के साथ डाले, जब वो साथ में 6 साल सही नहीं है, पहले वाले 125 की कॉपी रिप्लाई में डाल दी, तो अब उसका केस कितने हियरिंग में डिसमिस हो जाएगा? क्या उसके फाइन भी देना पड़ेगा झूठ बोलने के लिए? तो देखिए, 125 सीआरपीसी अगर आपकी वाइफ ने किया है, उसे लग रहा था वो हार जाएगी, फिर उस केस को वापस ले ली है, कहीं दूर ले जाके फिर दूसरी जगह से कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले वाले केस की कॉपी आप निकाल लेंगे और दूसरे वाले केस में ले जाके तुरंत लगा देंगे और उसी दिन केस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, 125 की पूरी प्रक्रिया चलेगी। जो 125 सीआरपीसी का केस होता है उसमें दाखिला से लेके एडमिशन होता है, उसमें एविडेंस होता है, फाइनल आर्गूमेंट होता है, सारी चीज़ें चलेंगी। उसके बाद जब ये प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद ही केस का निर्णय आएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो पत्नी है, मान लीजिए एडल्ट्री में है, उसने 125 सीआरपीसी का केस किया, आपको नोटिस मिला, आप एडल्ट्री का सबूत ले जाके कोर्ट में लगा देंगे और उसके बाद उसी दिन केस खारिज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरी प्रक्रिया चलती है, उसके बाद ही केस खारिज होता है। तो इसके लिए आपको पूरा केस लड़ना पड़ेगा, पूरी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही वो केस खारिज हो सकता है। तो आप पूरा केस लड़िए, उसके बाद ही वो 125 वाला केस जो है वो खारिज हो पाएगा। और बाकी इसके लिए किसी प्रकार का कोई फाइन उसे नहीं लगाया जाएगा। हाँ, आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पत्नी के ऊपर फाइन लगाया जाए, आपको उसने परेशान किया है, लेकिन कोर्ट के पास पावर तो है फाइन लगाने का ऐसी स्थिति में, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो वुमेन होती है यानी महिलाएं होती है, उनके ऊपर कोर्ट इतना जल्दी फाइन लगाता नहीं है। बाकी अगर कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट चाहे तो लगा सकता है, लेकिन फाइन लगेगा भी तो ज़्यादा नहीं लगेगा, 200-400 रुपये का ही कोर्ट कर सकता है। अगर बाद में उसका 125 सीआरपीसी का केस खारिज होता है और कोर्ट यही पाता है कि पत्नी ने सिर्फ परेशान करने के लिए इतना दूर केस किया और पुराना वाला केस वापस ले ली जो आप लड़ रहे थे,
अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर बुक किस लैंग्वेज में है और प्री बुकिंग कैसे करें? तो देखिए, जो मेरी बुक आ रही है जिसका नाम है लीगल गाइडर फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वो बुक हिंदी में है। इस बुक में आपके जो भी मैट्रिमोनियल केस चलते हैं उसकी प्रक्रिया, उसकी ड्राफ्टिंग, अन्य जो भी टिप्स है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उस बुक में डाली हैं। ये बुक आपके केस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप मैट्रिमोनियल केस लड़ रहे हैं, उसमें आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ऐसे में ये जो मेरा बुक है वो एक गाइडर के जैसा आपका हेल्प करेगा। यानी समझिए, एक गाइडर के रूप में, यानी सलाहकार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में आपके लिए वो बुक काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। जिस बुक को पढ़ के आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, आप अपने केस के बारीकियों को समझ पाएंगे, आप जान पाएंगे कि मेरे केस में ये प्रक्रिया हो चुकी है, अब आगे कौन सी प्रक्रिया होगी, अब उसके आगे कौन सी प्रक्रिया होगी, कितना समय लगेगा, ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। कब मेरे केस में एविडेंस देना है, कब जिरा होगा, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं बुक में। साथ ही साथ ड्राफ्टिंग भी दी गई है, तो जिसकी मदद से आप अपने मामले का ड्राफ्टिंग खुद कर सकते हैं, जिससे आपका जो मामला है और भी स्ट्रांग हो और भी ज़्यादा अच्छा आपका ड्राफ्टिंग बन सके। साथ ही साथ कुछ टिप्स भी बताए गए हैं, कुछ अन्य चीज़ें भी बताई गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। अगर आप लोग ये बुक लेना चाहते हैं तो अभी बुक की प्री बुकिंग चल रही है, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से नंबर लेके आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। वेरी वेरी गुड सर, थैंक यू। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। नमस्ते। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। 376 की धारा को झूठ बोल के समझौता किया गया है, वो बाद में शादी नहीं करता है तो दोबारा जेल भेज सकते हैं क्या? तो देखिए, 376 की धारा जो होती है, अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो उसमें जो होता है समझौता नहीं होता है। इसमें ये समझौता करने योग्य अपराध नहीं है। इसमें हाई कोर्ट भी समझौता के लिए परमिशन नहीं करता है। यही चीज़ सत्यता है। 376 लग जाने के बाद यदि समझौता हो जाता है तो उसमें जो आरोपी होती हैं उन्हें बरी कराना होता है, दोषमुक्त कराना होता है। जैसे जो लड़की होती है अपना बयान बदल देती है, गवाह होते हैं वो बयान बदल देते हैं, तो ऐसे में जो दोषी होता है वो बरी हो जाता है। तो इस प्रकार से 376 में समझौता हो पाता है। पूरा केस लड़ने के बाद, अपना बयान उल्टा देने के बाद, इसी वजह से होता है। तो 376 में जब गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, गलत बयान दे देते हैं कि मैंने कुछ ऐसा घटना देखा ही नहीं, तब जाके जो दोषी होता है बरी होता है। तो इसी को लोग कहते हैं कि इसमें समझौता हो गया। बाकी समझौता नहीं होता है, पूरा केस चलता है। तो देखिए, 376 में यदि इस प्रकार से केस खत्म हो चुका है, लड़का जो है बरी हो चुका है, अब शादी नहीं कर रहा है, तो अब उसके लिए 376 रीओपन नहीं हो सकता है, दोबारा वो जेल नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको ये चीज़ पहले ही सोचनी चाहिए थी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। बड़े भैया प्लीज, इन घटिया महिला संरक्षण कानूनों की आड़ में 99% फर्जी केसेस निर्दोष पुरुष के ऊपर लगाए जा रही हैं। कृपया ये व्यवस्था भी लागू कराइए कि यदि औरतें द्वारा लगाए गए आरोप गलत साबित होते हैं तो ऐसे औरतों को भी दंड मिलना चाहिए जो आरोप सच होने पे दोषी पति को मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर लड़की 3 घंटे रही और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से उसके घर वाले ले आ गए। फिर 3 महीने बाद पंचायत हुई, उसमें मैंने कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, दवा चल रहा है। अब 1 साल बाद केस कर दिया है, क्या करूं? कोई धांसू जुगाड़ बताइए। तो देखिए, अगर जो आपकी वाइफ थी उनका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सही नहीं था, ये आपको बताया नहीं गया था, झूठ बोल के शादी की गई थी, तो इस शादी को शून्य आप करा सकते थे। लेकिन बाकी आप कह रहे हैं कि 1 साल बीत गया है, तो ऐसे में अब तो नहीं करा सकते हैं। लेकिन एक उपाय है कि जो लिमिटेशन एक्ट है, परिसीमा काल का एक अधिनियम है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं कि जो उसका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में आपको जानकारी हुई वो लेट से हुई, इस वजह से आप केस लेट कर रहे हैं, तो इसका उपाय आप कर सकते हैं और इस प्रकार से शादी को शून्य करा सकते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए, जानने के लिए आप मुझसे कॉल पे बात करिए, अपॉइंटमेंट लेके मैं आपके केस के बारे में सारी चीज़ें समझ के डिटेल में जान के आपको सजेस्ट कर दूंगा कि किस प्रकार से आपको अपनी शादी को शून्य कराना है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर इसका वीडियो बनाएं,
अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरे पे 498A का कोर्ट में केस हो गया है और थाने में भी 498A का केस हो गया है, क्या करूं? दोनों केस साथ में चलेगा? तो देखिए, जब दोनों केस हो गया है तो ऐसे में जब मजिस्ट्रेट चार्ज बनाएंगे, संज्ञान लेंगे, तो इस बात को उन्हीं के समझ रखिएगा। पहली चीज तो आप ये करिएगा, जैसे देखिए थाने में केस हुआ है, कोर्ट में केस हुआ है, तो कोर्ट में केस चल रहा है, दोबारा जब मजिस्ट्रेट जो होंगे, जो पुलिस होगी, चार्जशीट कोर्ट में लगाएगी, तो ऐसे में जब चार्जशीट लगेगी, उस पर संज्ञान लिया जाएगा, तो ऐसे में आपका तो कोई अधिकार नहीं है कि आप जाके, क्योंकि अभी समन जारी नहीं हुआ है, लेकिन आप फिर भी एक वकील करके वहां जाइएगा और मजिस्ट्रेट को ये चीजें बता दीजिएगा कि सर इसमें संज्ञान मत लीजिए, देखिए मैं पहले से ही इसी मामले के ऊपर ये केस लड़ रहा हूं, तो हो सकता है कि मजिस्ट्रेट मान जाए, उस मामले पे संज्ञान ही ना ले, तो वहीं पे केस खत्म हो सकता है। या फिर जब चार्ज बनेगा आप लोगों का, तब ये मजिस्ट्रेट से आप लोग कहिएगा। अगर देखिए चार्ज बनने के बाद भी मजिस्ट्रेट जो है वो नहीं मानते हैं, चार्ज बना देते हैं, दोनों केस चालू हो जाता है, आपको लड़ना पड़ जाता है, तो हाई कोर्ट जाइएगा, वहां क्वेसिंग के लिए जाइएगा, वहां से दोनों केस ले जाइएगा, डिटेल ले जाइएगा, फिर हाई कोर्ट जो होगा एक केस पे स्टे दे देगा या फिर एक केस को क्वेश कर देगा, क्योंकि एक मामले के लिए आप ऐसे दो केस नहीं लड़ सकते, ये गलत चीज है। तो पहले जैसा मैंने बोला कि आपको लोअर कोर्ट से ही ट्राई करना है, नहीं फायदा मिलता है तब हाई कोर्ट जाना है। बाकी अगर आप चाहें तो अभी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, बिना लोअर कोर्ट का यूज किए, बिना वहां गए सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाएंगे तो वहां से आपको रिलीफ मिलने का ज़्यादा चांस है। बाकी मैंने मजिस्ट्रेट का इसलिए बोला कि यहाँ आप लड़ेंगे तो आपके कम पैसे लगेंगे, कम पैसे में ही हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट अभी बंद चल रहा है, सही वर्चुअल सारे काम हो रहा है, तो समय ज़्यादा लग जा रहा है। तो बाकी अब जैसी आपकी इच्छा, जो मैंने आपको बताया उस प्रकार से आप काम करके अपना एक केस को बंद करा सकते हैं। तो अभी तक जो भी कमेंट आए थे मैंने उनका जवाब दे दिया है, तो आशा करता हूं इन कमेंट्स प्रोग्राम के जरिए आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।